वाला पीरियोडिक है। तो फिर ऑसिलेटरी क्या है? अगर एक रेगुलर टाइम इंटरवल में रिपीट होने वाला पीरियोडिक है, इफ आई एक्सेप्ट योर वर्शन, तो फिर ये क्या है, क्या बोलते हैं उसको? ऑसिलेटरी क्या है? टू एंड फ्रो ऑसिलेटरी है। देखो, पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन में डिफरेंस ये है कि एक ऑसिलेटरी पीरियोडिक है, जो बात कही वो सही है, बट हर पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं है, क्योंकि कोई भी मोशन का ऑसिलेटरी बनने के लिए ज़रूरी है कि उस ऑसिलेटरी सिस्टम में एक रीस्टोरिंग फोर्स का होना बहुत ज़रूरी है। देयर मस्ट बी अ रीस्टोरिंग फोर्स। समझ में आया कि नहीं? रीस्टोरिंग फोर्स किसको कहते हैं? हाँ, स्प्रिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, स्प्रिंग फोर्स जो है एक रीस्टोरिंग फोर्स है। ठीक है, तो जनरल मैकेनिज्म क्या है एक रीस्टोरिंग फोर्स का? हाँ नहीं, फॉर्मूला को गोली मारो, कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अच्छा देखो, ध्यान से समझो। अच्छा, इफ देर इज अ टू एंड फ्रो मोशन फॉर अ पार्टिकल, मान लो एक पार्टिकल को अगर मैं यहाँ से एम मास का पार्टिकल को यहाँ से शुरू करूँ एट टी इक्वल टू 0, ठीक है, तो उसका वन ऑसिलेशन इज इक्वल टू, कैसे होगा देखो, पहले वो ओ से बी जाएगा, फिर बी से पूरा ए जाएगा, फिर वापस ए से ओ आएगा। समझ में आया? अगर मैं ओ से स्टार्ट कर रहा हूं, विच इज द सेंटर ऑफ दिस टोटल पाथ लेंथ, ओ क्या है? सेंटर पोजीशन ऑफ द टोटल पाथ लेंथ फ्रॉम ए टू बी। तो जियोमेट्रिकली अगर कोऑर्डिनेट कन्वेंशन यूज करे और इफ दिस पोजीशन इज रिटन एज x इक्वल टू 0, मान लो ये पाथ को मैंने x एक्सिस में बैठाया, मिड पॉइंट इज एट ओरिजिन, ठीक है, वन एक्सट्रीम एंड इज एट x इक्वल टू प्लस ए, सो दूसरा एक्सट्रीम एंड x इक्वल टू माइनस ए, यानी कि इसका टोटल ऑसिलेटिंग पाथ लेंथ हो गया कितने का? 2a। टोटल ऑसिलेटिंग पाथ लेंथ हो गया 2a। इस सेंटर पोजीशन को कहते हैं, ये जो सेंटर पोजीशन देख रहे हो इसको कहते हैं मीन पोजीशन, ठीक है। तो ये एक ऑसिलेटिंग पाथ लेंथ का सेंटर पोजीशन इज कॉल्ड मीन पोजीशन। और मीन पोजीशन, जिसको मीन पोजीशन कहते हैं, वो ज्योमेट्रिकली तो सेंटर पोजीशन है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली वो क्या है? मीन पोजीशन इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। बात समझ रहे हो कि नहीं? ये मास पर का इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है इन इट्स ऑसिलेटिंग पाथ। अगर कह रहे हैं कि मीन पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो कौन सा पोजीशन को किसी मास के लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन माना जाता है? हाँ, एफ नेट 0, यानी कि जहां एफ नेट 0 होगा तो हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट नेट फोर्स ऑन द मास एम, नेट फोर्स ऑन द मास एम एट सेंटर ओ इज 0, ठीक है। नेट फोर्स जो है वो 0 है। तो जब किसी मास पे नेट फोर्स 0 होता है, यानी कि या तो फोर्स होता ही नहीं है, या अगर होता है तो कैसे होता है? बैलेंसिंग फोर्स होता है, ठीक है ना। या तो फोर्स होता ही नहीं है, अगर होता भी है तो बैलेंसिंग फोर्स होता है। तो जो बैलेंसिंग फोर्स वाला या नेट फोर्स 0 वाला जो पोजीशन है, उसको ऑसिलेटिंग पाथ का इक्विलिब्रियम पोजीशन कहा जाता है, दैट इज द मीन पोजीशन। इससे साफ है
कि जब पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है फ्रॉम ए टू बी, एनीवेयर इन बिटवीन ए एंड बी, ए से बी के बीच में कहीं भी उसका इंस्टेंटेनियस पोजीशन हो, चाहे वो पोजीशन ओ से बी जाते हुए बात कर रहे हैं, बी से ए जाते हुए, या वापस ए से ओ आते हुए, हर एक पोजीशन पे इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें हर जगह एक अनबैलेंस फोर्स होता ही है। अगर नहीं होगा तो पूरा ऑसिलेटिंग पाथ पर एक पॉइंट पर क्यों फोकस कर रहे हैं? ये लॉजिकली समझने वाला बात है, याद रखने वाला बात है ना, कि पूरा ऑसिलेटिंग पाथ में कोई भी पार्टिकल जब एसएचएम ऑसिलेशन करेगा, ठीक है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा पोजीशन होता है थ्रू आउट इट्स ऑसिलेटिंग पाथ जहां उस पर नेट फोर्स 0 होता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो वो पोजीशन मीन पोजीशन है। इसके अलावा अदर देन द मीन पोजीशन, एवरीवेयर फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, एवरीवेयर इट एक्सपीरियंसेस एन अनबैलेंसिंग फोर्स। ठीक है, तो वो अनबैलेंसिंग फोर्स कैसे होता है देख लो, समझ लो। मान लो चाहे मास यहां हो, अगर मास का ये पोजीशन है तो उस पे एफ नेट जो है इस जगह पे इधर काम करेगा, एनीवेयर इन बिटवीन ए एंड ओ, तो नेट फोर्स जो है वो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ काम करेगा। अगर पार्टिकल इन बिटवीन ओ टू बी है तो यहां भी एफ नेट जो है वो सेंटर की तरफ काम करेगा, यानी कि एवरीवेयर अदर देन द मीन पोजीशन, everywhere other than the mean position, particle will experience an unbalanced force that will always act towards the center of the oscillating path or towards the mean position। क्लियर है? अब सवाल ये है कि ये जो नेट फोर्स या अनबैलेंसिंग फोर्स का बात कर रहे हैं, क्या ये कांस्टेंट होगा? क्या ये फोर्स जो मास में एक्ट करेगा during its oscillation when it is anywhere in between A and B other than O, will it be a constant force? Answer no, it won't be a constant force। ठीक है, तो ये जो F net देख रहे हो, F net on the mass, F net on the mass is a variable force, is a variable force। ठीक है, F net on the mass is a variable force, और ये फोर्स, हालांकि ये सभी बात हम लोग मैथमेटिकली डिस्कस करेंगे, फिर भी पहले पॉइंट वाइज बात को लिख देते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो F net है, ये मास में जो एक्ट कर रहा है ये वेरिएबल फोर्स है, और मैग्नीट्यूड ऑफ दिस F net, magnitude of this F net on the mass increases from mean position to the extreme end। चाहे वो एंड पॉइंट्स ए हो या बी हो, मूविंग फ्रॉम ओ टू ए और मूविंग फ्रॉम ओ टू बी, ये नेट फोर्स जो है वो इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, यानी कि F net is maximum when the mass is at the extreme end, F net minimum is 0 at the mean position। क्लियर है बात? समझ रहे हो कि नहीं? यानी कि जो रीस्टोरिंग है, जो F net फोर्स है विच इज अ वेरिएबल फोर्स, ठीक है, इसी को लिख सकते हैं इज नोन एज द रीस्टोरिंग फोर्स, इज नोन एज द रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, कोई भी पीरियोडिक मोशन को ऑसिलेटरी बनने के लिए
जरूरी है कि मास में ये अनबैलेंस रिस्टोरिंग फोर्स का मैकेनिज्म उस पे अवेलेबल हो। whenever a particle will be performing periodic motion but it will be missing out the concept of having restoring force on it, तब उसको सिर्फ और सिर्फ पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं, ऑसिलेटरी मोशन नहीं।